in order to understand the role of education as per economics of education. शिक्षा के अर्थशास्त्र एजुकेशन या इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन के अनुसार शिक्षा की भूमिका, शिक्षा के अर्थशास्त्र के अनुसार शिक्षा की भूमिका. इट मीन्स व्हाट डज economics of education says about the role of education in its development. As you all know, we are discussing the role of education in the branch of knowledge that is economics of education. And this part of lecture will focus on the role of education. What type of role the education has to play as suggested by the economics of education. तो इसीलिए हमने इसका नाम रखा, ये शिक्षा के अर्थशास्त्र के अनुसार शिक्षा की भूमिका, रोल ऑफ एजुकेशन एज पर इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन. The relationship between economy and education cannot be understood without the knowledge of economics of education. इसकी चर्चा हम लोग पहले ही कर चुके हैं. शिक्षा के अर्थशास्त्र की आवश्यकता क्या है, उसका महत्व क्या है और वो मतलब क्या होता है, और ये सारे तथ्य इसी तरफ इशारा करते हैं कि बिना शिक्षा के अर्थशास्त्र की जानकारी के बिना हम और आर्थिक प्रगति या फिर इकोनॉमी का एजुकेशन से रिलेशनशिप नहीं समझ सकते हैं. सो इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन एंड द नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन does contribute to the economic development and to understand the relationship between economy and education. Their relationship can be understood as how economics of education and economical development through education is related. We can understood by certain points. एजुकेशन एंड इकोनॉमी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. ये कह रहा है, ये रिसर्च फाइंडिंग्स भी कहता है कि एजुकेशन का लेवल बढ़ रहा है तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ेगा, और इसीलिए जो जिस राष्ट्र में या जिस समाज में कम पढ़े लिखे लोग ज़्यादा है उनका विकास और प्रगति संभव नहीं है. सो एजुकेशन एंड इकोनॉमी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर एंड दिस इज द रिसर्च फाइंडिंग ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन. हायर लेवल ऑफ एजुकेशन, वही बात करें, एक तो एजुकेशन का रहा है, अब कर रहा है हायर लेवल, जैसे मैट्रिक, इंटर एंड सो. हायर लेवल ऑफ एजुकेशन इल्ड्स मोर इकोनॉमिक डेवलपमेंट. मतलब यदि इतना पढ़ा है तो इतना डेवलपमेंट होगा, और इतना पढ़ा है तो इतना डेवलपमेंट होगा. ये बात भी रिसर्च करती है. कॉस्ट इनकर्ड इन एजुकेशन प्रोवाइड्स मेनी टाइम मोर रिटर्न्स. जो आप शिक्षा पे खर्च करते हैं, चाहे वो व्यक्तिगत शिक्षा हो या फिर पब्लिक फंडेड जो एजुकेशन है उससे हम लोग शिक्षा प्राप्त करते हैं, ये दोनों तरह की शिक्षा के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, जो रिटर्न प्राप्त करते हैं वो कई गुना होता है. सो कॉस्ट इनकर्ड इन एजुकेशन प्रोवाइड्स मेनी टाइम मोर रिटर्न्स. कई गुना ज़्यादा रिटर्न देता है. और इस पे आप कोठारी कमीशन का रिकमेंडेशन वगैरह में भी देखेंगे तो इसकी चर्चा है कि आप शिक्षा पे खर्च नहीं करते हैं जितना, तो वो बहुत घातक होगा, और जब आप खर्च करते हैं तो कई गुना आपको रिटर्न करता है. वही बात यहाँ है. रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमी एंड एजुकेशन डिपेंड्स अपॉन मेनी फैक्टर्स लाइक एजुकेशनल फिलोसफी अडॉप्टेड. अब ये एक बहुत ज़रूरी तथ्य है, क्योंकि प्रैग्मेटिक और आइडियलिस्टिक दो फिलोसफी की हम चर्चा करेंगे. तो प्रैग्मेटिक फिलोसफी कहती है कि मैन इज़ इम्पोर्टेंट और सब कोई इटर्नल वैल्यूज़ की ज़रूरत नहीं है, वो अपनी आवश्यकता है उनके अनुसार करें. मतलब आप ज़्यादा कमाएं, ज़्यादा खर्च करें, ज़्यादा अच्छे से रहें, बेटर लिविंग का कंसेप्ट. और वही आइडियलिस्टिक फिलोसफी में बेटर लिविंग का कंसेप्ट ही बदल जाता है. बेटर लिविंग एज पर इंडियन फिलोसफी एंड इथोस कि टू कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी, टू कंट्रीब्यूट टू द मैनकाइंड, जिसके बारे में ईश्वर चंद विद्यासागर ने कहा कि मैं अपनी आवश्यकता को कम इसलिए रखता हूँ ताकि दूसरे की मदद कर सके. सो दिस इज़ द फिलॉसफी. और उसी तरह से जैसे चाणक्य जैसा व्यक्ति
जिसने अर्थशास्त्र को दिया और उससे एक पैसा नहीं कमाया। तो आज प्रैग्मेटिक फिलॉसफी के अनुसार तो ऐसा ही नहीं है। और आज भी जो टीचर कंट्रीब्यूट करते हैं फॉर द सेक ऑफ सोसाइटी, वो बिना किसी व्यक्तिगत क्या कर सकते हैं उसको, व्यक्तिगत प्राप्ति की दृष्टि से कुछ देते हैं ताकि समाज समुदाय सब विकसित हो। दीनदयाल उपाध्याय ने भी अपनी शिक्षा के माध्यम से कहा कि शिक्षा समाज के द्वारा व्यक्ति को दी जानी चाहिए। मतलब ये सामाजिक दायित्व, हालांकि आजकल सरकारी दायित्व से ज़्यादा शिक्षा चल रही है, उधर मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन ये कह रहे हैं कि इफ़ यू आर एडॉप्टिंग द आइडियलिस्टिक फिलोसफी, इफ़ यू आर एडॉप्टिंग द प्रैग्मेटिक फिलोसफी, मुख्य रूप से इसी दो फिलोसफी की, बाकी फिलोसफी उतना वोकल नहीं है इस टर्म में, को यदि हम कहें तो कह सकते हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमी एंड एजुकेशन डिपेंड्स अपॉन मेनी फैक्टर्स लाइक एजुकेशनल फिलोसफी एडॉप्टेड। मतलब फिलोसफी यदि आप प्रैग्मेटिक रखते हैं तो दूसरा होगा रिलेशनशिप, और यदि आइडियलिस्टिक रखते हैं तो दूसरा रिलेशन होगा, उसमें सीधा कमाएंगे। उसमें एक फिलॉसफी यही है कि हम ज़्यादा नॉलेजेबल व्यक्ति हैं तो हमको ज़्यादा पैसा चाहिए। आइडियलिस्टिक फिलॉसफी कहता है कि आप यदि ज़्यादा नॉलेजेबल व्यक्ति हैं तो आप समाज को ज़्यादा कंट्रीब्यूट करिए। सो दिस इज द डिफरेंस। तो एक तो कहा कि ये रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमी एंड एजुकेशन डिपेंड्स अपॉन मेनी फैक्टर्स लाइक एजुकेशनल फिलॉसफी एडॉप्टेड। दूसरा नेचर ऑफ स्टेट, वेलफेयर नेचर है यदि इंक्लूसिव नेचर है, जैसा कि इंडिया कहता है वेलफेयर नेचर। तो जब वेलफेयर नेचर है तो आपको समाज के सारे तबके के लोगों को सस्ती शिक्षा देनी होगी। और इसके बारे में पीछे जब हम इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन पे डिस्कस कर रहे थे तो हम लोगों ने काफ़ी बात की कि पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूशन में यदि इन्वेस्टमेंट होता है तो दी कंट्री ग्रो इन ए मोर बेटर वे। तो उसी तरह से ये भी डिपेंड करता है कि शिक्षा और अर्थ का या अर्थशास्त्र का क्या रिलेशन है। ये डिपेंड करेगा फिलॉसफी पे, शिक्षा के दर्शन पे, ये डिपेंड करेगा स्टेट के नेचर पे कि राष्ट्र यदि डेमोक्रेटिक कंट्री है, कम्युनिस्ट कंट्री है या फिर ऑटोक्रेटिक कंट्री है, तो उस पर डिपेंड करेगा। अगेन नेशनल एंड इंटरनेशनल गोल्स। अब नेचर पहला तो हुआ कि फिलॉसफी, दूसरा हो गया नेचर ऑफ स्टेट, और तीसरा हो गया नेशनल एंड इंटरनेशनल गोल्स। जैसे जब आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को देखेंगे और उसके टारगेट्स और उसके प्रोग्राम्स वगैरह को देखेंगे तो उसमें क्लियरली मेंशन है कि जो बड़े राष्ट्र हैं, जो समृद्ध राष्ट्र हैं, वो उनकी प्रगति को ध्यान में रखेंगे, उनको वेटेज दिया जाएगा, उनकी मदद की जाएगी। और देयर आर सम ऑर्गेनाइजेशन दे आर कंट्रीब्यूटिंग इन दिस डायरेक्शन। So the relationship between economy and education depends upon many factors like educational philosophy adopted, nature of state, and national and international goals. Economics and education together accelerate the pace of every type of development, and so education is instrumental for economic growth and development. एक तो ये हुआ कि शिक्षा आपने प्राप्त की और आपको कहीं से कोई आर्थिक मदद मिली, तो इस शिक्षा और इस आर्थिक जो आपके पास फंड है को मिला के आप प्रोग्रेस में लगाते हैं, और ये जब लगाते चले जाते हैं तो फिर क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। सो नॉलेज इज देयर, चाहे वो अडानी हो, अंबानी हो, या विश्व का कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट हो, वो बिना एजुकेशन के और बिना पूंजी के, मतलब दोनों चाहिए। और इसीलिए इकोनॉमिक से भी कहता है कि मनी बिगेट्स मनी। यहाँ हमारा सिर्फ ये कहना है कि इफ वी इंटीग्रेट एजुकेशन विथ इकोनॉमी, पूंजी, then the speed up of economic growth and development is more. We have argued that education and economic growth and development is strongly correlated. और ये रिसर्च फाइंडिंग्स कर रहा है, ऐसा इस पे सैकड़ों काम हो गए हैं। हालांकि यहाँ हमारा कोई मैं रिसर्च पेपर प्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ, अदरवाइज मैं आपको रिफरेंसिंग भी करता। तो ये है कि ये तय है कि शिक्षा का सीधा संबंध आर्थिक विकास और आर्थिक प्रगति से है। और अब हम कुछ बोर्ड पे लिखेंगे और इसी को, जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन में चर्चा भी की, कि कुछ पॉइंट्स के आधार पे वी शैल बी एबल टू अंडरस्टैंड मोर स्पेसिफिकली द रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट।
और इस क्रम में वी कैन अंडरस्टैंड द रोल ऑफ एजुकेशन इन डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, पूरा नहीं लिखेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मतलब हम लोग समझेंगे कि एजुकेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बीच में क्या रिलेशन है। दूसरा पूरा नहीं लिखेंगे, जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद और शिक्षा के बीच के संबंध के माध्यम से देखेंगे कि कैसे कंट्रीब्यूट करता है एजुकेशन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देन हाउ एजुकेशन इज इंस्ट्रूमेंटल फॉर द क्वालिटी डेवलपमेंट ऑफ लेबर फोर्स, मतलब एजुकेशन प्राप्त करके लेबर फोर्स की जो क्वालिटी है वो अपने आप इम्प्रूव कर जाती है। देन वी शैल टेक प्रोडक्टिविटी, हाउ एजुकेशन इज इंस्ट्रूमेंटल फॉर द प्रोडक्टिविटी। अगेन वी शैल लर्न एजुकेशन with respect to satisfaction, and there are two satisfactions. What are those? Work satisfaction, work satisfaction पूरा नहीं लिखेंगे, work satisfaction and life satisfaction। और ये कैसे इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, तो ये जैसा कि आपने इंट्रोडक्शन में ही देखा, इन सारे के माध्यम से अलग अलग पार्ट में हम लोग शिक्षा और आर्थिक विकास और प्रगति को समझने का प्रयास करें। तो इस तरह से बीच में और सारी बातें करते हुए जब हम लास्ट पार्ट में जाएंगे तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का शिक्षा से क्या संबंध है, कैसे जीएनपी रिलेटेड है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से, और फिर एजुकेशन कैसे कंट्रीब्यूट करता है। मतलब दीज आर, you can say, the indicators of economic growth and development, and through this we shall learn the relationship between economics of education and education, मतलब इकोनॉमी एंड एजुकेशन यू कैन से। तो आपने अब तक देखा कि हम लोगों ने डिस्कस किया कि शिक्षा और अर्थ दोनों जरूरी है, और दोनों का इंटीग्रेशन यदि है तो आर्थिक प्रगति और विकास बड़ी तेजी से होगा। मतलब व्यक्ति शिक्षित है, चाहे वो खेती करता हो या फिर बिजनेस करता हो, यदि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा पढ़े लिखे स्किल्ड वर्कर को यूज़ करता है और फिर पूंजी भी पूरी लगाता है तो गति बड़ी तेज होगी आर्थिक विकास और प्रगति की। मुख्य बातें यही हैं। तो इन विभिन्न पदों के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे आगे कि कैसे शिक्षा और आर्थिक विकास और प्रगति आपस में संबंधित है। सो इन दिस पार्ट वी डिस्कस्ड रोल ऑफ एजुकेशन एज पर इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के अर्थशास्त्र के अनुसार शिक्षा की भूमिका, इस विषय पर हम लोगों ने व्यापक ढंग से बात की। आगे हम दूसरे पार्ट में दूसरे तथ्यों पे, जैसा कि आपने इंट्रोडक्शन में देखा, बात करेंगे। तो इस भाग के लिए धन्यवाद।